हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेडागोजी का एक स्पेशल मैराथन सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस पेडागोजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक होता है आप लोगों के साइंस के सेक्शन में, जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो समझ में आएगी। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इन क्वेश्चंस की मदद से आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे समझ पाएंगे। और जितने भी मैंने आप लोगों के साथ साइंस पेडागोजी के छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे कि यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस क्या होता है, इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली साइंस के जो टैग वर्ड्स डिस्कस किए, इसके अलावा आप लोगों के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे वो सभी टॉपिक आप लोगों के इस प्रीवियस ईयर में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कवर करती हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ इसी तरीके का फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी का सेपरेट मैराथन आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर शेयर किया था, ताकि आप लोगों को सीटैट के एग्जामिनर द्वारा जो आपकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो आपको क्लियर हो। सभी वीडियो आप लोगों की लगभग 3-3 घंटे की है, ताकि आप लोगों के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो पाए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैराथन आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम साइंस की पेडागोजी यहाँ पे कवर करते हैं, जिसके बाद आप लोगों के जो साइंस की पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों के सामने इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि साइंस की पेडागोजी पे बेस्ड हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल डज द गिवन एक्टिविटी एम टू डेवलप अमंग स्टूडेंट। यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रक्रिया कौशल है इस गतिविधि के दौरान यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। तो देखिए अलग अलग तरीके की प्रोसेस स्किल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में आप नाम देख रहे हैं, जैसे कि परिकल्पना रखना, या फिर यहाँ पे प्रिडिक्शन करना, या फिर यहाँ पे मेजरमेंट करना, कम्युनिकेशन करना, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सभी प्रोसेस स्किल है। तो आपको एक सिचुएशन दे रखी है, आपको ये बताना है कि इनमें कौन सी प्रोसेस स्किल यहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो एक एक करके इस लाइन को आराम से पढ़िए, जिससे आप चीज़ों को डिकोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रखा, थिंक ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय यू ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। यानी कि आप जो सामान्य जीवन में कुछ होने वाली जो गतिविधियां हैं उनके बारे में सोचिए। मतलब नॉर्मल डेज में जो आप एक्टिविटी करते हैं, कैन यू से इन विच एक्टिविटी, मतलब कौन सी एक्टिविटी ऐसी होती है द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट। यानी कि ऐसी कौन सी आपकी डे टू डे एक्टिविटी होती है जिसमें जो आपके श्वसन दर है वे सबसे ज़्यादा, और कौन से ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें ब्रीदिंग रेट सबसे फास्टेस्ट होती है, ये पूछा गया है। आगे बोल रखा है काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जो ब्रीदिंग रेट है उसे काउंट करना है। यानी कि काउंट करना यानी कि आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे माप सकते हो। और मापना जो होता है वे आता है मेज़रमेंट में। तो यहाँ पर मेज़रमेंट जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्योंकि मेज़रमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे की जा रही है। तो दो ऑप्शन मैंने इस तरीके से यहाँ पे काट दी। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए मेजरमेंट तो दो ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल रहा है, पर इन दोनों ऑप्शन में अगर हम देखें, यानी कि दूसरे और चौथे ऑप्शन में, एक में है परिकल्पना और दूसरे में है परीक्षण। यानी कि एक में हाइपोथेसिस और एक में एक्सपेरिमेंटेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कहीं पर एक्सपेरिमेंट करने की बात की गई है, यहाँ पे बोल रखा है कि आप सोचें कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में जो कि जिनमें ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है या स्लो होता है। यानी कि यहाँ पे आप कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे, यहाँ पे परीक्षण नहीं कर रहे, यहाँ पे आप हाइपोथेसिस रख रहे हैं, एक अनुमान रख रहे हैं कि इस एक्टिविटी में हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है
और इस एक्टिविटी में हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो होती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर है। देखिए साइंस की पेडागोजी के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को ये मिलेगी कि क्वेश्चन की लेंथ जो है काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। बट अगर आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इतना भी डिफ़िकल्ट हमसे चीज़ें नहीं पूछी गई है कि हम उस क्वेश्चन को आंसर ही ना कर पाएँ। अब अगला यहाँ पे है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 7। अब यहाँ पे हमें क्लास 7 के एनसीईआरटी से कुछ कंटेंट जो है उसको लिया हुआ है और उससे रिलेटेड हम लोगों को नेचर ऑफ साइंस यानी कि जो विज्ञान की प्रकृति होती है उसके बारे में कौन सी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है ये पूछा गया है। तो एक-एक करके हम ज़रा ऑप्शन को पढ़ने से पहले हम ज़रा इस पैराग्राफ को ज़रा फटाफट नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि आपने एक फ़ेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैली के बारे में तो सुना होगा। इट इज़ सेड दैट ये माना जाता है कि गैलीलियो जब एक बार चर्च में बैठे थे तो उन्होंने एक लैंप जो है उसको लटका हुआ देखा सीलिंग से। और वो एक चेन से वहाँ पे लटका हुआ था और वो एक साइड से दूसरी साइड इस तरीके से मूव कर रहा था। तो सीलिंग से एक लैंप लटका हुआ इस तरीके से मूव होता हुआ दिख रहा था और उन्होंने ये जो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है उससे एक कंप्लीट ऑसिलेशन होते हुए देखा। यानी कि लैंप पहले इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है और उन्होंने इस तरीके से अलग-अलग तरीके के जो यहाँ पे पेंडुलम होते हैं, जो यहाँ पे दोलन होते हैं, वो करते हुए देखा और यहाँ पे उन्होंने जो पेंडुलम है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो निकाला। अब ये तो हम लोगों को पेंडुलम क्लॉक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बट आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जभी भी मैं आपको नेचर ऑफ साइंस के बारे में पढ़ाती हूँ, तब मैंने टेंटेटिव वर्ड का क्या मतलब बताया? टेंटेटिव वर्ड का मैंने बताया कि अस्थायी शब्द जिसमें डेवलपमेंट चल रहा है। आप कहोगे कि साइंस तो ऑलमोस्ट हर जगह डेवलपमेंट की ही बात करता है। बट जब भी मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जांपल दिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग टाइम में थियरी अपनी दी थी। तो चीज़ें चेंज होती गई। बट अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो इस पैराग्राफ में देखिए सिर्फ गैलीलियो गैली के एक्सपेरिमेंट की बात की गई है और किसी की बात नहीं की गई। तो यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर वैसे तो साइंस का नेचर टेंटेटिव होता है, बट इस पैराग्राफ के अंदर हम कहेंगे साइंस का नेचर टेंटेटिव है, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो ए तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ए जिसमें दे रखा है उसको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर पे पहुँच गए कि साइंस क्या है, एक एम्पिरिकल एविडेंस उसने रखा जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने दिखाया और ये एक तरीके से एडवांस क्रिएटिविटी है। हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं बट हम कुछ महसूस नहीं करते। भई उस साइंटिस्ट ने उस चीज़ को एग्ज़ामिन किया, उस चीज़ को गौर किया, तभी तो चीज़ें सामने आई। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसके अंदर भी हम लोगों को एक पैराग्राफ दे रखा है और ये पैराग्राफ किस चीज़ को इलस्ट्रेट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से इसे पढ़ते हैं फटाफट, तो इसके अंदर हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बता रखा है कि उन्होंने लैब से ब्रेक लिया था जब वो एक बैक्टीरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जब वो वापस आए तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो उन्होंने यहाँ पे कवर्ड यहाँ पे मिस्टेकली यहाँ पे अनकवर्ड बैक्टीरिया यहाँ पे छोड़ दिया था, उसके ऊपर ब्लू ग्रीन कलर की माउल्ड आ गई थी। अब ये जो माउल्ड थी ये काफ़ी पावरफुल एंटीबायोटिक था जिसे फ्यूचर में पेनिसिलिन के नाम से जाना गया, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करती है या फिर उनके ग्रोथ को यहाँ पे स्टॉप करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये किस चीज़ को दर्शाती है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के देखें तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि ये जो अलेक्जेंडर थे, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर इंटेंशनली इस पेनिसिलिन यानी कि इस एंटीबायोटिक को डिस्कवरी नहीं किया। तो ये किस तरीके की डिस्कवरी है? ये आपकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। जब हम वैसे भी पढ़ाते हैं तो ये चीज़ आपको बताते हैं कि ये किस तरीके की डिस्कवरी है, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा साइंटिफिक डिस्कवरी जो होती है वो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट तक लेके जाए या फिर आप जो कर रहे हो उससे डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिले, वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई जनरल आइडिया यहाँ पे उन्होंने नहीं रखा था, वो तो अपना लैब छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज जो है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है बट टेंटेटिव
या टेंटेटिव। अब यहाँ पे बोल रखा है साइंटिफिक जो नॉलेज होती है वे लॉन्ग लास्टिंग तो होती है बट चेंज हो सकती है, बट चेंज होने की तो यहाँ पे कोई बात की नहीं जा रही। बेसिकली हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक जो डिस्कवरी है वो एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्ट नहीं पहुँचे थे, यहाँ पर वो इनडायरेक्ट तरीके से इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है अ टीचर वांट टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक डिबेट जो है यहाँ पे टीचर आयोजन करना चाह रही है, और डिबेट किसके ऊपर, कि जल की बर्बादी यानी कि वेस्टेज ऑफ वाटर के ऊपर एक कंपटीशन टाइप का टीचर यहाँ पे करा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। यानी कि आकलन के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कौन सा पर्पस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्रिहेंट वेरियस कॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। अब देखिए वेस्टेज ऑफ वाटर अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके कारण को समझना तो बहुत ज़रूरी है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि कम्युनिकेट लॉजिकली देयर व्यू पॉइंट अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर। अब सिंपल सी बात है कि जल की बर्बादी की अगर आप बात कर रहे हो तो उसका संप्रेषण आपको करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। लिंक देयर डे टू डे एक्सपीरियंस, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। एनसीएफ ने तो बोला है भैया हर चीज़ को लिंक करके पढ़ाना है। अब अगले में बोल रखा है कंप्यूट विद देयर क्लासमेट बाय काउंटिंग देयर व्यू पॉइंट। अब सिर्फ कंप्यूट करना, एक तरीके से कंपैरिजन करना, वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा यहाँ पे असेसमेंट के पर्पज से। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है ये बताना है। एक एक करके जरा हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन में आप करते क्या हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पे बिल्कुल सही है एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन में क्या करते हैं, आप देखोगे भैया, नोटिस करोगे, और नोटिस नोटिस करोगे तो आपको उन चीज़ों में अंतर भी पता चलेगा। ये मैंने आप लोगों के पॉइंट डिस्कस किए थे, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन यानी कि क्या होता है, वर्गीकरण होता है। अब वर्गीकरण के अंदर हम लोग यहाँ पे देखें तो वर्गीकरण में आप जब आप चीज़ों का वर्गीकरण करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट आपको आइडेंटिफाई होंगे, ये सही है। अब आगे बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ सडन थंडरस्टॉर्म एट नाइट, यानी कि रात को एकदम से बिजली कड़कती है, इसका कारण। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण से आपको कारण तो पता नहीं चलता, उसके लिए तो आप यहाँ पे उसे इन्फर करोगे, यानी कि उसके बारे में आप पता करोगे। तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब अगला यहाँ पे है इन्फर। अब यहाँ पे इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है जब आप यहाँ पे एक तरीके से जब आप रिजल्ट निकालते हो ऑब्जर्वेशन के आधार पर, तो आप आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा आइडेंटिफाई करोगे लिटमस पेपर से, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में कॉज नहीं आना चाहिए, तो यहाँ जो इनकरेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपर्ट फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन करके एक चैप्टर है आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी में, क्लास 7th की एनसीईआरटी में। आपको यहाँ पे ये पूछ रखा है कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये बोल रखा है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोल रखा है द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे विलेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इट सरप्राइज देम द विलेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ दैट एरिया वॉज क्रिएटेड आफ्टर क्लीनिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स अगो। यानी कि बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जानकारी प्राप्त करके वे आश्चर्य हुए कि जो वे गांव है या फिर कृषि के जो खेत वगैरह हैं वे लगभग अभी से 60 वर्ष पहले यहाँ पे जंगलों को काट के बनाए गए थे। अब देखिए इस तरीके की चीज़ें बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़, सबसे पहले तो बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके
कि भैया अभी जो आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं वो किस तरीके से आई थी। अब इसमें यहाँ पे कोई मेथड उन्हें नहीं बताया गया कि कोई साइंटिफिक नॉलेज का कोई मेथड यहाँ पे बता रहे हैं। एक तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से साइंस ने डिस्कवरी की है, किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्हें एक तरीके से जो यहाँ पे इश्यूज़ आएँगे, अवेयरनेस फैला रहे हैं यहाँ पर, जो इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी में नोटिस किया होगा, क्लास 6, 7th, 8th के एनसीईआरटी में लास्ट लास्ट के चैप्टर फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ पे बेस्ड होते हैं, ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर सके, ताकि बच्चे को अवेयरनेस हो, ताकि बच्चे में सेंसिटिविटी आ सके। तो यहाँ पे डी तो होगा नहीं, तो डी वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे काट दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे नर्चर द एस्थेटिक सेंस। अब देखिए एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी के लिए ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं की जा रही। इसके लिए तो भैया आप यहाँ पे साइंस म्यूजियम लेके जाओ, यहाँ पे क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर्सपेक्ट बता सके कि भैया किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, साथ ही साथ अप्रिशिएट कर सके इश्यूज जो कि साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में एक लिंक रहा है। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट। अब यहाँ पे बोल रखा है जो बैटरी होती है वो एक तरीके से किसके तरह काम करती है, एक तरीके से पंप की तरह काम करती है एक वाटर सर्किट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे डिकोड करूँगी। किसी भी साइंटिफिक टर्म को, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल के बारे में आप बात करते हो, पावर हाउस किसे बोला जाता है? पावर हाउस किसे बोला जाता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उनमें पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो आप आंसर देंगे यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी साइंटिफिक टर्म को किसी पर्टिकुलर नॉर्मल टर्म के साथ यहाँ पे रिप्लेस करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ये होता है अनुरूपता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी जब आप रीजनिंग में भी करते हो तो इस तरीके से हम कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में यहाँ पे हेल्प करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या बोल रखा है, अ टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एज्यूमिंग स्टूडेंट नो नथिंग। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक शिक्षक को मतलब आधारभूत तरीके से चीज़ें पढ़ाना चाहिए और ये मानना चाहिए कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता। अब देखिए बच्चे खुद एक नॉलेज का भंडार होते हैं, स्टूडेंट नो नथिंग ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव चीज़ बता रहा है। आगे यहाँ पे बोल रखा है कि स्टूडेंट इंट्यूटिव आइडिया ऑलवेज मिसकंसेप्शन, यानी कि बच्चे के जो अंत दृष्टि होती है, अंत ज्ञान विचार होता है, वे क्या है, वे एक तरीके से यहाँ पे त्रुटिपूर्व अवधारणा होती है, यानी कि मिसकंसेप्शन होता है। हाँ, बच्चे को कुछ कुछ चीज़ों में मिसकंसेप्शन हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि बच्चों के हर आइडिया ही मिसकंसेप्शन हो जाए। तो आप कहेंगे कि बोथ S1 एंड S2 दोनों ही क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट अ टीचर इज लाइकली टू काउंटर वाइल टीचिंग टेम्परेचर एंड हीट एंड टेम्परेचर टू ग्रेड 7 स्टूडेंट। यानी कि कक्षा 7 के बच्चों को पढ़ाते हुए ऊष्मा और ताप जब हम इस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे सामान्य रूप से जो बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है, वैकल्पिक अवधारणा होती है, वैकल्पिक संकल्पना होती है, वो किस तरीके से यहाँ पे दर्शाई जा सकती है, आपको ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पे पहले बोल रखा है ब्लैंकेट कीप देम वार्म बाय ट्रैपिंग हीट। अब अगर बच्चे को ये पता है कि हम ब्लैंकेट जो है यहाँ पे क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, तो ये तो सही है, ये कोई मिसकंसेप्शन तो है नहीं। अगला ऑप्शन है टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। टेम्परेचर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है।
किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर तो बदला जा सकता है उसके आसपास के टेम्परेचर को बदल के। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है मिसकंसेप्शन में। अगला है कंडक्टर गेन एंड लूज हीट ईजिली। सिंपल सी बात है, वो गेन भी करता है और हीट लूज भी करता है, तो ये भी मिसकंसेप्शन नहीं होगा। अगला है हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हाई से लो तो जाता ही है, तो ये भी मिसकंसेप्शन नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर, यानी कि ताप एक सामग्री विशेष का गुण होता है। ये एक तरीके से वैकल्पिक संकल्पना बच्चे के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट कॉन्सेप्शन इन साइंस। अब यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों के कॉन्सेप्शन को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही दे रखा है, करेक्ट दे रखा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है। यहाँ पे बोल रखा है मिसकंसेप्शन रिड्यूस एज स्टूडेंट प्रोग्रेस टू सीनियर क्लास, यानी कि जो बच्चे यहाँ पे सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो उनके मिसकंसेप्शन जो होते हैं वे आपके रिड्यूस हो सकते हैं। देखिए मिसकंसेप्शन बढ़ते जाएंगे अगर आप टाइम से उसे क्लियर नहीं करोगे, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अगला यहाँ पे बोल रखा है मिसकंसेप्शन आर रेजिस्टेंट टू चेंज बाय कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आप अगर एक नॉर्मल टीचिंग स्ट्रैटेजी रखोगे तो यहाँ पर बच्चों के जो डाउट होंगे वो आपके रजिस्टर हो जाते हैं, वे आपके फिक्स हो जाते हैं, वे चेंज नहीं होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट की मदद से बच्चों के मिसकंसेप्शन को दूर करना है। तो ये आपका करेक्ट है। अगला है मिसकंसेप्शन कैन बी चैलेंज बाय रिटायरिंग करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि सिर्फ करेक्ट आंसर देके मिसकंसेप्शन को आप चैलेंज कर सकते हो। कई बार बच्चा मानने को ही तैयार नहीं होगा उस चीज़ को, सिर्फ आप करेक्ट आंसर देने से वो चीज़ काम करेगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। मिसकंसेप्शन अराइज ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अब देखिए मिसकंसेप्शन जरूरी नहीं है कि उसे इनसफिशिएंट या इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट की तभी मिली हो। मिसकंसेप्शन यहाँ पर उसके डे टू डे लाइफ की किसी भी चीज़ से यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर मिसकंसेप्शन की एक्चुअल डेफिनेशन ही यही है कि मिसकंसेप्शन रजिस्ट करते हैं चेंज को, यानी कि ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, ये जल्दी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे आपका सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्रीमेंट विथ अवर कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की प्रकृति के विषय में हमारी जो समझ है इसके लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे सहमति नहीं रखते, हम इनमें से किस में सहमति नहीं रखते। तो यहाँ एक एक ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है देयर इज़ नो सिंगल वे टू डू साइंस। अब एक सिंगल कोई वे तो है नहीं, हम लोग अगर साइंस में देखें तो किसी भी चीज़ को करने के लिए मल्टीपल वे होता है, तो ये आपका सही है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन में बोल रखा है साइंटिफिक आइडिया आर अनअफेक्टेड बाय सोशल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग। अब मैं आपको जब वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम पढ़ाती हूँ तो आपने देखा है कि उसके अंदर हम हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। साइंस जो है हमारी सोसाइटी से लिंक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो चीज़ आपकी अनअफेक्टेड रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगला यहाँ पे बोल रखा है साइंटिफिक नॉलेज के लिए एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के एविडेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो आप यहाँ पे संप्रेक्षण करते हैं, जो आप यहाँ पे प्रयोग करते हो, उनके जो परिणाम होते हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये बिल्कुल सही है। साइंस इज ड्यूरेबल बट इज सब्जेक्टेड टू चेंज। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो विज्ञान है वो क्या है, वे आपकी ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, और कहीं ना कहीं ये चेंज भी हो सकती है समय के साथ, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आपके नॉट वाले ऑप्शन को आपको इसमें चुनना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड यू रेकमेंड फॉर एन ओपन बुक टेस्ट। अब एक ओपन बुक टेस्ट अगर लिया जा रहा है तो आप किस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें सीधा डेफिनेशन बताई गई हो वो आप रेकमेंड नहीं करोगे।
ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप सिर्फ डेरिवेशन करने को बोला जाए वो आप यहाँ पे रेकमेंड नहीं करोगे, क्योंकि डिराइव भी आप उस चीज़ को रट के कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ आप इंपॉर्टेंट लॉ और प्रिंसिपल के स्टेटमेंट बताना इस चीज़ को रेकमेंड करोगे नहीं करोगे। आप यहाँ पे एप्लीकेशन किसी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ का अनुप्रयोग करना अगर आप सिखा रहे हो तो उसे बच्चा समझ रहा है। तो यहाँ पे ओपन बुक टेस्ट के लिए हम यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है उस चीज़ को यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। अब अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको 4 अलग-अलग स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सा अवलोकन है ये पहचानना है। अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन वो होता है जो चीज़ आप देख कर बता सकते हो, जो बेसिकली आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, जो जिनमें आप यहाँ पे अंतर बता सकते हो देख के, तो वो चीज़ें आपके अवलोकन के अंदर आएँगी, सिंपल सी बात है। लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि जो अनइक्वल एबिलिटी है इंडिविजुअल की, वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें ग्रेजुअल चेंजेस होता है, वो भी क्या करते हैं, वो भी कुछ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे आप उनकी एबिलिटी जो है अनइक्वल एबिलिटी इंडिविजुअल की, यहाँ पे आप उस चीज़ को देख नहीं सकते और एक तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो देखकर एक तरीके से उनके बॉडी के अंदर के चेंजेस आप नहीं बता सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो सर्वाइवल है एक तरीके से एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जिस्टेंस के लिए हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इंडिविजुअल स्पीसीज, और वो आपका हेरिडिटी पे डिपेंड होता है। हेरिडिटी भी उनके यहाँ पे एक तरीके से अनुवांशिक कैरेक्टर है, वो भी आप देख नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा। पहले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो पहले ऑप्शन में बोल रखा है ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस एज मच नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देन द नंबर विच सर्वाइव टू बिकम अडल्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा देख पाएंगे अडल्ट की कंपैरिजन। अब ये चीज़ आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी प्रजाति में आप यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो होंगे, बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा देख पाओगे, और वो आपके सर्वाइव करते-करते जब अडल्ट बन रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ जो स्पीसीज़ हैं वे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो रहे हैं। तो आप ये कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आप तुलना कर सकते हो, तो ये आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन वो है जो चीज़ आप काउंट कर सकते हो और जो चीज़ आप यहाँ पे जिनमें अंतर देख के बता सकते हो, एक ऑफस्प्रिंग के बीच में और एक अडल्ट के बीच में। आप यहाँ पे तुलना कर पा रहे हो कि भैया 100 बच्चे पैदा हुए थे, 100 में से अब यहाँ पे 60 यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल वैलिडिटी। एनवायरमेंटल वैलिडिटी को यहाँ पे बेस्ट तरीके से क्या दर्शाता है, जो यहाँ पे पर्यावरणीय वैधता होती है इसे बेस्ट तरीके से क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हम क्या करें, इसमें कुछ चैप्टर ऐड कर दें साइंस टेक्स्ट बुक में। तो देखिए ये एनवायरमेंटल वैलिडिटी को एक तरीके से फुली डिस्क्राइब नहीं करेगा, बच्चा उस चीज़ को रट के आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि साइंस का जो करिकुलम है ये उस एरिया के एक्सपर्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन को यहाँ पे दिखाया जाए, तो इस चीज़ से यहाँ पे लिंक नहीं करेगा किसी भी चीज़ की वैलिडिटी, और साथ ही साथ जहाँ पे एनवायरनमेंट की बात आ जाए वहाँ पर आप लिंक करने की बात करोगे बच्चे के कॉन्सेप्ट को लोकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ। यही तो एनसीएफ ने बोला था, तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन को सोल अलग से पढ़ाना ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये करेक्ट है कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हमें लिंक करना है बच्चे के लोकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ, ये यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है। अब अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू कैरिड आउट वाटर एडिक्ट ऑफ देयर हाउस होल्ड एंड फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट क्वालिटी ऑफ वाटर स्पेंड क्वांटिटी ऑफ वाटर स्पेंड पर डे इन वेरियस एक्टिविटी। अब बच्चों को क्या बोला गया कि आपको यहाँ पे देखना है कि अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर अलग अलग एक्टिविटी में स्पेंड होता है, और उनका आपको क्या करना है, उनका आपको एक रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रिपेयर करके लाना है, और ये किस तरीके की प्रोसेस स्किल को दर्शाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि हमारी एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर रखे गए हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ये बेसिकली क्या चीज़ दर्शाता है, ये बेसिकली बच्चों में अवेयरनेस लेके आने का काम करता है।
और अवेयरनेस कौन सा प्रोसेस के लेके आता है, यहाँ पर जब हम संप्रेषण करते हैं, जब हम कम्युनिकेटिंग करते हैं, तो ये एक तरीके से अवेयरनेस लाने का काम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्किल माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा रेज नहीं कर रहा, बच्चा यहाँ पे सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहा, बच्चा यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस परिकल्पना नहीं रख रहा। मतलब ये प्रिडिक्टिंग जो होता है ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर होता है। हाइपोथेसिस होता है जब आप बच्चा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे चीज़ों के बारे में बच्चे को अवेयरनेस हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें बोल रखा अ टीचर वांट हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लाइट कलर ऑन प्लांट ग्रोथ। यानी कि एक प्लांट है जिसकी ग्रोथ पर हम लाइट कलर का इफेक्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एक जो पर्टिकुलर प्लांट होता है वे लाइट पर डिपेंड करता है। और लाइट किस तरीके का सोर्स है, लाइट एक ऐसा सोर्स है जो कि एक फिक्स सोर्स है, ये तो आप मानेंगे। लाइट क्या है, लाइट एक तरीके का फिक्स सोर्स है, यानी कि लाइट जो है ये आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल है, यानी कि इस चीज़ को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। और लाइट पर क्या चीज़ कर रहा है, लाइट पर प्लांट जो है वे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि आपको बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ें दिखाई गई है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप एक एक ऑप्शन को देखें तो कलर ऑफ लाइट जो है, कलर ऑफ लाइट की हम बात नहीं कर रहे, लाइट के पूरे सोर्स की बात कर रहे हैं कि वो कंट्रोल वेरिएबल है। तो यहाँ पे कलर ऑफ लाइट तो यहाँ पे आएगा नहीं। इसके अलावा प्लांट का जो ग्रोथ है वो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये आपका लाइट के सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, ना कि लाइट के यहाँ पे कलर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। जो चीज़ आपकी फिक्स है उसको हम साइड में रखेंगे, जिस चीज़ का ग्रोथ हो रहा है इस टाइप का अभी मैं 2 से 3 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगी, जिससे आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप सीधा मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आप डिफरेंस नहीं बताएंगे। आप यहाँ पे डिस्कशन क्रिएट करेंगे बच्चों के बीच में कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट से देखी हैं जो कि आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी गोज बियॉन्ड बियॉन्ड इंडिकेटिंग रिकॉल। अब यहाँ पे बियॉन्ड वर्ड लिखा हुआ है। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को कितना दोहरा सकते हैं। रिकॉल में आप उसकी स्टेटमेंट बता सकते हैं, तो ये तो सही है। पर यहाँ पे बियॉन्ड पूछा गया है। बियॉन्ड मतलब रिकॉल के पार जाना। रिकॉल द यूनिट ऑफ करेंट। तो रिकॉल का मतलब तो रिकॉल है, पर हमें रिकॉल के बियॉन्ड जाना है, उसके परे जाना है। तो आइडेंटिफाई द सिंबल, ये भी रिकॉल में हो सकता है। प्रिडिक्ट द चेंज इन करंट, ये एक तरीके से जो रिकॉल है, रिकॉल के बाद बच्चा कर पाएगा कि जो करंट में चेंज है वो वोल्टेज की वजह से चेंज है, वो बच्चा बाद में प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो बियॉन्ड मतलब उसके परे जाके आपको बात बतानी थी। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीडिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब चीज़ें जब कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाती है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इस चीज़ को वॉयलेट कर रहा है, कौन से क्या इस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन हम जरा देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल आर ऑब्जर्व बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सिंपल सी बात है, एटम के स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन से पहले ही हमारे आसपास अलग अलग तरीके के मटेरियल थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बाद में डिस्कवर हुआ। तो ये तो आपका सही है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंज प्रिसीड द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आपने केमिकल चेंजेस देखे तभी आपने केमिकल रिएक्शंस को एक तरीके से उनका इंट्रोडक्शन किया, ये भी यहाँ पे सही है। अगला है कि वेरियस काइंड ऑफ फूड आइटम आर डिस्कस्ड बिफोर टीचिंग द वेरियस एंड न्यूट्रिएंट। अब सिंपल सी बात है
कि पहले आपको फूड आइटम को डिस्कस करने पड़ेंगे, फिर उसके न्यूट्रिएंट को डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे बोल रखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा आएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे वॉयलेट करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट यूजुअली बी कंसिडर एज द कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी। अब साइंटिफिक लिटरेसी क्या होता है? जो वैज्ञानिक साक्षरता होती है, इसके यहाँ पे बात की गई है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को दर्शा रहा नहीं है। तो एक एक करके जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। अब साइंटिफिक लिटरेसी का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे उसके इश्यूज़ को समझ रहे हैं, उसके के अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट पता है, आप यहाँ पे इनोवेशन कर रहे हैं, वो होती है साइंटिफिक लिटरेसी। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने साइंस पढ़ ली है, आपको चीज़ें यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, ये नहीं होता। अब यहाँ पे बोल रखा है मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट सोशो साइंटिफिक इशू। जब आप सोशो साइंटिफिक इश्यूज़ के बारे में बता पा रहे हैं तो आपको साइंटिफिक लिटरेसी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगला है कॉम्प्रिहेंडिंग अ मीडिया रिपोर्ट ऑन सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। अब आप साइंटिफिक इंटरेस्ट पे आप कोई यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट है उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, तो ये भी साइंटिफिक लिटरेसी दिखाएगा। अगला यहाँ पे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द कॉज इफेक्ट रिलेशन, तो ये भी साइंटिफिक लिटरेसी दिखाएगा। बस एडवांस लेवल पे साइंस एजुकेशन करना ये साइंटिफिक लिटरेसी नहीं दिखाएगा। यानी कि 10th के बाद 11th में आपने साइंस ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आपने साइंस कर ली, जब तक आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर देते तब तक वो लिटरेसी नहीं मानी जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सूडो साइंस। अब देखिए साइंस के अंदर किसी भी फैक्ट को आप टेस्ट करते हो, ये मेजर फैक्ट होता है। और जो सूडो साइंस होता है इसके अंदर किसी भी फैक्ट को आप यहाँ पे टेस्ट नहीं करते, यानी कि इस चीज़ को वैसा ही आप यहाँ पे मान लेते हो उसके अंदर फैक्ट को। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है सूडो साइंस जो है अनपॉपुलर है, ये यहाँ पे गलत है। सूडो साइंटिफिक थ्योरी जो है इस तरीके से बनाई जाती है कि उसको आप टेस्ट नहीं करते उसके इनकरेक्टनेस पे, ये यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है कि सूडो साइंटिफिक थ्योरी जो है उसके अंदर आप साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक टर्म तो यूज़ करते ही हैं। सूडो साइंस जो है ये सिर्फ फैक्ट डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं करता, प्रिडिक्शन भी करता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। जो इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागॉजी यहाँ पे होती है उसको अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो इनमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे बोल रखा है एक टीचर जो है वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे पढ़ाना चाह रही है और उन्होंने क्लास जो है सीधा मीनिंग जो है फ्लोटेशन का इस टर्म को एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट किया। मैंने आप लोगों के साथ साइंस की जब पेडागॉजी डिस्कस की थी तो ये चीज़ मैंने बताया था कि कभी भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए डिस्कशन के साथ स्टार्ट करना है, तो ये अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी तो होगी नहीं। तो जिसमें अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है वो तो आप यहाँ पे काट दीजिए। अब इन अप्रोप्रिएट है ये तो आपको क्लियर है, पर दो ऑप्शन में यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट बोल रखा है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है द स्ट्रैटेजी इज़ इन अप्रोप्रिएट बिकॉज द मोर मटेरियल शुड बी टेकन। अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर टीचर अच्छे से समझा रही तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे यूज़ करे। ये एक तरीके से काफ़ी प्रिस्क्रिप्टिव मेथड हो जाएगा कि सीधा आप क्या करें, सीधा आप फ्लोटेशन की डेफिनेशन बता दें। 3 ऑब्जेक्ट टीचर ला रही है डिफरेंट साइज़ के, उनको डिप कर रही है, तो यहाँ पे बच्चा खुद इन्वेस्टिगेट चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग स्टूडेंट एबिलिटी टू थिंक रैशनली। बच्चे रैशनली सोचें, इस चीज़ को कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं दर्शा रहा है। तो ज़रा यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। लास्ट में यहाँ पे बोल रखा है कि स्टूडेंट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड एविडेंस। वैलिड और इनवैलिड एविडेंस यानी कि जो वैध और अवैध यहाँ पे परिणाम हैं उनके बीच में बच्चा उनके बीच में डिफरेंस बता पा रहा है। तो यहाँ पे बच्चा जो है यहाँ चीज़ों को रैशनली सोच पा रहा है।
तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। स्टूडेंट आर एबल टू स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट तो सिखाना है, कारण क्या है और इसके बीच में प्रभाव क्या हुआ, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट रिकॉल द रिलेटिव फॉर्मूला एंड लॉ, रेलेवेंट फॉर्मूला एंड लॉ। अब देखिए सिर्फ बच्चा जब रिकॉल करेगा तो यहाँ पर बच्चा रट रहा है, आपको रटवाना नहीं है सूत्रों को, तो ये यहाँ पे सबसे नेगेटिव हो गया। अगला है स्टूडेंट फॉर्मुलेट द करेक्ट आर्ग्यूमेंट टू डिफ्रेंशिएट मिथ फ्रॉम साइंस। अब बच्चा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर पा रहा है, तर्क कर पा रहा है, तो सोच के तर्क कर रहा होगा, तो यहाँ पे नॉट वाला आपको ढूंढना था, तो आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अगर आप साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इतने डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लास 6 की एक टीचर है, यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चे को यहाँ पे पढ़ा रही है, जो गैर संपर्क बल है वो पढ़ा रही है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा रही है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ाने के लिए तो टीचर वहाँ पे स्केल वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पे पेपर जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो भी दूर से होते हैं, तो ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, और ये सभी कॉन्सेप्ट तो 9th-10th क्लास में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें यहाँ पे किस तरीके की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे वॉयलेट होगी, यहाँ पे बच्चे की कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक वैधता होगी, वो यहाँ पे वॉयलेट होगी, क्योंकि बच्चे के लिए यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट चीज़ें जो हैं टीचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही। तो यहाँ सेकंड जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए वही डिपेंडेंट और यहाँ पे इंडिपेंडेंट या कंट्रोल वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो यहाँ पे टीचर समझाना चाह रही है। अब यहाँ पर आप दो चीज़ देखिएगा, टेम्परेचर जो है यहाँ पर एक तरीके से टीचर के कंट्रोल में है कि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। अब टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे रजिस्टेंस में जो है वो चेंजेस यहाँ पे देखा जा रहा है। ये आप एक तरीके से ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ बोलने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे बोल रखा है टीचर ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए गाइड किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंट बाय दे सेट अप फॉर द पर्पस। लेंथ ऑफ द वायर डिपेंड, लेंथ ऑफ वायर जो होगी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए लेंथ की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे रजिस्टेंस पर टेम्परेचर क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है वो चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। अब आगे यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा वो आपका डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, वे आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर पर, वे चीज़ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अभी जब मैंने प्लांट वाला क्वेश्चन किया था, प्लांट वाले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था कि कौन सा फैक्टर आपका डिपेंडेंट है, तो लाइट सोर्स पर क्या चीज़ डिपेंड कर रहा था, प्लांट। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वे किस चीज़ पर डिपेंड कर रही थी, लाइट के एक तरीके से सोर्स पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस का जो चेंज है, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय अ साइंस टीचर इन हर क्लास। कौन से प्रैक्टिस को यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए, बच्चों को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात, ये तो कभी भी एक करेक्ट आंसर नहीं हो सकता किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में, बच्चे को डिसअलाउ नहीं करना है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। अब अगर आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में देखें तो दोनों में ही यहाँ पे इनकरेज करने की बात की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चों को इनकरेज करो कि फ्रीली डिस्क्राइब करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी भी गिवन फिनोमिना के बारे में, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगले में बोल रखा है कि इनकरेज करें स्टूडेंट को कि वो यहाँ पे टू कंसिडर साइंस टीचर एज द अल्टीमेट अथॉरिटी। अब देखिए सिर्फ साइंस टीचर को अल्टीमेट अथॉरिटी मानना यानी कि सिर्फ टीचर सेंटर अप्रोच की बात करना, तो ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे करेक्ट होगा आपका थर्ड ऑप्शन कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को सामने लाना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक टीचर जब यहाँ पे
कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है और उस चीज़ को यहाँ पे कंपेयर कर रही है किसके साथ, यहाँ पे कंपेयर कर रही है जैसे वाटर का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करते हैं। अब ये जो यहाँ पे कंपैरिजन है ये साइंस के अंदर किस तरीके से नाम माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था। जब भी आप साइंस के अंदर इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं किसी भी टॉपिक में तो इसे हम एनालॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको कॉलम ए में अलग अलग टर्म दे रखे हैं जिसे आपको कॉलम बी के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे टर्म दे रखा है थियोरी। थियोरी के बारे में, सिद्धांत के बारे में मैंने क्या बताया था, सिद्धांत एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है जो भी आप चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक तरीके से वेल सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ए का होगा सी। ए का सी आपको दो ऑप्शन में दे रखे हैं तो दो ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। इसके अलावा अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है जिसको आप फ्यूचर में जाके क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट। यानी कि आप बेसिकली करते क्या हो, आप सबसे पहले यहाँ पे करते हो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद आप रखते हो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट। तो हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये क्या है, एक तरीके से टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे बी का क्या होगा, बी का यहाँ पे होगा सेकंड। इसके अलावा साइंटिफिक लॉ क्या है, साइंटिफिक लॉ एक तरीके से रिलेशन बताता है। और अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई का, उसके अंदर साइंटिफिक लॉ की सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी गई थी। ये साइंटिफिक लॉ क्या होता है, तो ये आपके अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग ऑब्जर्वेशन के बीच में जो रिलेशन होता है उस चीज़ को बताना क्या है, साइंटिफिक लॉ है। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या है, एक तरीके से कंट्रोल टेस्टिंग है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट टू वेरियस प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। अब देखिए अलग अलग जगह पे विजिट करने से क्या यहाँ पे हेल्प होगा, तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे आप लार्ज क्लास इसको लार्ज साइज क्लास को मैनेज कर सकते हो। सिर्फ क्लास को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे विजिट ऑर्गेनाइज नहीं करते। अगला यहाँ पे दीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैरिड आउट ग्रुप असेसमेंट। अब देखिए आप अगर कोई विजिट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप हर जगह टेस्ट, हर जगह असेसमेंट की बात करो। तो ये भी यहाँ पे गलत नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास की बात है ये नहीं है, यहाँ पे बच्चा जो है टेक्स्ट बुक की नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर एट मिडिल स्कूल लेवल। अब मिडिल स्कूल लेवल में इनमें से कौन सा एक डिजायरेबल प्रैक्टिस नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो एक एक करके ऑप्शन को जरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, एडमिट दैट साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स लिमिटेशन। अब साइंटिफिक नॉलेज की भी अपनी लिमिटेशन होती है तो ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा एनकरेज स्टूडेंट टू ट्राई आउट देयर आइडिया, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चा अपने आइडिया को ट्राई आउट करे। इसके अलावा बिगिन योर टीचिंग विथ कॉन्सेप्ट दैट इज़ फेमिलियर टू स्टूडेंट, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों के अपनी टीचिंग को बच्चों के फेमिलियर कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट करें, ये भी यहाँ पे सही है। कन्विंस स्टूडेंट दैट साइंस सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल, यानी कि विज्ञान विषय सभी बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है, ये तो बहुत नेगेटिव है। एक तरीके से आप बच्चे को डिस्करेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिडिल स्कूल लेवल के लिए ये एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसमें बोल रखा है क्लास 6 की एक टीचर हैं जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बता रही हैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताती हैं और उनके एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बताती हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम क्लास 6 के बच्चे को हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताते और साथ ही साथ उनके एलिमेंट,
उनके कंपाउंड के बारे में नहीं बताते। ये कॉन्सेप्ट आपका 8th क्लास से इंट्रोड्यूस करा जाता है ताकि बच्चे के कोग्निटिव लेवल को टच कर सके। तो किस तरीके की यहाँ पे करिकुलम वैलिडिटी को ये वॉयलेट करता है, यहाँ पे किस चीज़ की वैधता को ये उल्लेखन करता है, तो ये कोग्निटिव वैलिडिटी को यहाँ पे क्या करता है, इस चीज़ का वॉयलेशन करता है। यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँगी, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग हमें दे रखा है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन के अंदर आप क्या करते हो, देख के बताते हो और चीज़ों के बीच में आप अंतर बता रहे हो। तो आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ए का क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए फोर्थ, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में भी नहीं है। इसके अलावा हाइपोथेसिस में क्या है, हाइपोथेसिस आप कब करते हो, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, जब आप यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हो। देखिए, जब मैंने आपको ये सभी प्रोसेस स्किल पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रिडिक्टिंग किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, पैटर्न को देखते हुए उसके बारे में बताओगे। और हाइपोथेसिस क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन देते हो इसके अंदर। तो बी का क्या होगा, बी का होगा फर्स्ट। और कम्युनिकेटिंग का क्या होगा, कम्युनिकेटिंग का ये होगा कि आप यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें फॉर्मुलेट करके बताओगे, चीज़ें डिज़ाइन करके बताओगे, यानी कि एक रिजल्ट आप दोगे अवेयरनेस के हिसाब से। और डिज़ाइनिंग में मतलब मॉडल आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका सेकेंड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एक क्लास 8th की टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट के सामने फोटोसिंथेसिस टॉपिक को पढ़ा रही है यहाँ पे प्लांट के। अब वो जो टीचर है वो यहाँ पर बिगिन करती है अपनी क्लास फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के साथ, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रारंभ परिभाषा के साथ वो अपनी कक्षा को प्रारंभ करती है। तो सबसे पहले तो ये अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि भैया सीधा सीधा आई और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बता रही हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उसके बाद वो वेरियस फैक्टर बताती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सनलाइट, वाटर, एयर ज़रूरी है। उसके बाद वो कुछ चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलती हैं। अब इनएप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर को यहाँ पे केमिकल चेंज जो है उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, केमिकल चेंज के साथ स्टार्ट करे चाहे उसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करे, ये तो सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन हो गया। हमें क्या करना है, ये एक इनएप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है क्योंकि बच्चों को कोई इन्वेस्टिगेशन का स्कोप नहीं दिया, कोई डिस्कशन नहीं कराया, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड पर लेंथ ऑफ पेंडुलम का क्या इफेक्ट यहाँ पे होता है, ये आपसे पूछ रखा है। यानी कि पेंडुलम की जो लेंथ है उस पर उसका क्या प्रभाव होता है यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पर, ये चीज़ बोल रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड जो है, यानी कि किसी भी पेंडुलम का आपने पढ़ा भी होगा, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे लेंथ पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो आपका किस पर निर्भर करता है, वे आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपकी डिपेंड करती है। इस तरीके का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने सेम पैटर्न से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इन्फरेंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फरेंस क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अब ब्लू ब्लैक कलर का हुआ तो मैंने यहाँ पे इन्फरेंस रखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इन्फ्रेंस ये रखा कि इसके अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। तो ये होता है इन्फ्रेंस, जो कंक्लूजन आप रखते हो, निष्कर्ष रखते हो। तो एक एक करके देखना है कि इनमें से कौन सा आपका इन्फ्रेंस है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, ऑल द स्पीसीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो देखिए देन द अडल्ट, अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था जिसमें मैंने बताया था ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो यहाँ पे होगा नहीं।
अब अगला यहाँ पे बोल रखा है प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट टू लीड ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक ही तरीके के ज़्यादा इंडिविजुअल अगर एक ही स्पीसीज के ज़्यादा इंडिविजुअल अगर प्रोड्यूस होंगे एक ही एनवायरनमेंट में, तो वो यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा स्पीसीज होगा तो यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कम होगा। तो ये एक तरीके से क्या हो सकता है, ये एक तरीके से आप कंक्लूजन रख सकते हो कि भैया अगर नंबर ऑफ स्पीसीज अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे किसी भी यहाँ पे इंडिविजुअल के, तो वो यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे उनकी एग्जिस्टेंस को। अगला यहाँ पे है कि हम लोगों को क्या बोल रखा है, नेक्स्ट इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी एक्सटिंक्टली इन देयर कैरेक्टर। तो देखिए ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं है। पॉपुलेशन टेंड्स टू रिमेन स्टेबल इन साइज। पॉपुलेशन एक तरीके से साइज में स्टेबल रहता है, ये जरूरी नहीं है। जितना रिप्रोडक्शन होगा उतना प्रोडक्शन होगा। तो आप क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस इसमें क्या है कि जो यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है उस चीज़ को कम किया जा सकता है। उस चीज़ को कम कैसे किया जा सकता है, अगर एक इंडिविजुअल स्पीसीज में यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो यहाँ आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगर ऑब्जर्वेशन पूछा जाता तो ऑब्जर्वेशन इसका होता फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटी इन साइंस क्लास। अगर आप साइंस क्लास में एक यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है टू इनकरेज स्टूडेंट टू वर्क विद ईच अदर इन अ टीम गोल। अब देखिए टीम वर्क अगर आप करा रहे हैं ग्रुप में तो ये तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। टू एनकरेज स्टूडेंट टू कंप्यूट विद ईच अदर। देखिए कंप्यूट यहाँ पे कंपटीशन की बात आ गई, एक तरीके से जहाँ पे कंपैरिजन होता है। आपको ये चीज़ें नहीं करानी, आपको टीम स्पिरिट जगानी है, आपको इनके बीच में एक यहाँ पे पॉजिटिवनेस लेके आना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। स्टूडेंट एक दूसरे से सीखें, स्टूडेंट यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, ये यहाँ पे करेक्ट है। आपको इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं रखना कि बच्चे एक दूसरे से ही जले, बच्चे एक दूसरे से कंप्यूट करे। यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व बाय द लेबोरेटरी एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ साइंस। यानी कि ये जो प्रयोगशाला क्रियाकलाप कराए जाती हैं इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य किस उद्देश्य की ये पूर्ति करता है। तो देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी एक्टिविटी इस वजह से कराई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा इंजॉय कर सके, इसका ये उद्देश्य नहीं है। बच्चा यहाँ पे हाई स्कोर वाले बच्चे को हम अलाउ करेंगे और उनकी एंजाइटी रिड्यूस होगी, ये इसका मेन पर्पस नहीं है। इसका मेन पर्पस ये है कि बच्चे को जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसकी वो प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले सके, तो इसके लिए हम लेबोरेटरी वर्क कराते हैं। और यहाँ पे बच्चे के डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें, हम इसके लिए ये चीज़ नहीं कराते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल वर्क के साथ यहाँ पे लिंक कर सकें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ साइंटिफिक थियोरी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा साइंटिफिक थियोरी के लिए करेक्ट है। तो देखिए जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं ये एक तरीके के एक्सप्लेनेशन होते हैं, व्याख्या होते हैं किसी भी फिनोमिना की। तो ये आपकी इन इन्फॉर्म्ड और ये आपके एविडेंस बेस्ड गेस नहीं है, कोई तुक्के नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये एक स्टेबल एक्सप्लेनेशन होते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमिना के, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है ये एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो कि स्टेब्लिश किए जाते हैं रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के। कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पे, ये एक तरीके की व्याख्या होती है और ये एक तरीके की शुरुआती आरंभिक विचार हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे इसे एक्सप्लेनेशन माना जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन द टाइम टेकन बाय अमाउंट ऑफ ग्लास डिजॉल्व अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम लोगों को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, टाइम टेकन, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हमें बताना है। तो टेम्परेचर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है वहाँ पर शुगर को डिज़ोल्व होने में।
शुगर को यहाँ पे डिज़ोल्व होने में। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर को आप कम करोगे तो शुगर ज़्यादा टाइम लेगी डिज़ोल्व होने में, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो वो जल्दी डिज़ोल्व होगी। तो ये जो टाइम है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वे आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो टाइम टेकन बाय शुगर जो कि पानी में डिज़ोल्व हो रही है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4th जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीट पढ़ें, अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड असेसमेंट आइटम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ओपन एंडेड असेसमेंट को दर्शाता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये तो बच्चा रट के बता सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई, ये भी रट के बता सकता है। डिस्क्राइब एनी 3 वे इन विच ह्यूमन आई रिजेंबल अ कैमरा, ह्यूमन आई एक कैमरा से कैसे रिजेंबल करता है वो आपको डिस्क्राइब करना। ये भी एक नॉर्मल तरीके से बताया जा सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है चीज़ें की। तो यहाँ पे बोल रखा है, व्हाट वुड हैव हैपन इफ ह्यूमन आई डिड नॉट हैव बाइनोकुलर विजन। इसके अंदर बाइनोकुलर विजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन का वाई जहाँ फैक्टर आ जाए तो यहाँ पर आपका ओपन एंडेड असेसमेंट यहाँ चल रहा होता है। तो इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है, एक टीचर जो है एक इनिशियल क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ा रही है तो उसे यहाँ पे कंपेयर कर रही है हमारे सोलर सिस्टम के साथ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गए तो आपको फ्री मार्क्स यहाँ पे देखे जाएंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को कंपेयर कर रहे हैं किसी अदर टॉपिक के साथ तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुलनारूपता यानी कि एनालॉजी यहाँ पे कर रहे हैं। और एनालॉजी रीजनिंग में भी यहाँ पे की जाती है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग साइंस स्टूडेंट ऑन देयर वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बेसिस पे आप किस तरीके से यहाँ पे जज करेंगे? अब ऑनेस्टी बच्चे की कब दिखेगी? अब देखिए, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर रहा है या ग्रुप एक्टिविटी को वो सही तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेट तरीके से कर रहा है। बच्चा यहाँ पे कितनी एक्चुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करके देता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो उसकी ऑनेस्टी को दर्शाएगा। ये क्वेश्चन तो आप नॉर्मल सिंपल पढ़ के भी कर सकते थे। इसके अलावा किसी भी इक्विपमेंट को कितने अच्छे से हैंडल कर पाता है, ये ऑनेस्टी नहीं है, ये उसकी प्रैक्टिस है और ये कहीं न कहीं उसका इंटरेस्ट है। ऑनेस्टी उसकी तब दिखेगी कि वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के डेटा को कितने एक्चुअल तरीके से आपके सामने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ आपके सामने पेश करता है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन एज आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द नीड टू अश्योर द हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ द साइंस करिकुलम एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ये सभी यहाँ पे हिस्टोरिकल वैलिडिटी को दर्शाते हैं, किसको छोड़कर? तो एक्सेप्ट वाली चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो देखिए, जब आप यहाँ पे हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात करते हैं, जब आप यहाँ पे ऐतिहासिक वैधता की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से इवॉल्व हुई है। तो इवॉल्व वाला हिस्टोरिकल वैलिडिटी को दिखाता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अगले अगर आप ऑप्शन को देखें, लास्ट में हमें क्या बोल रखा है कि ये आपको हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द साइंस हैज़ बेनिफिट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कल्चर। अब देखिए, कल्चर की बात अगर की गई है तो वो आपकी हिस्ट्री को यहाँ पे दिखाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग साइंस एज ह्यूमन एंटरप्राइज। अब देखिए, साइंस को ह्यूमन के साथ सोसाइटी के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपका नहीं होगा। अब अगला है, हेल्प इन अप्रिशिएटिंग दैट साइंस इज अनअफेक्टेड बाय सोशल फैक्टर। तो ये तो आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो क्योंकि आपको एक्सेप्ट पूछा गया था तो अनअफेक्टेड वर्ड की वजह से हम लोगों का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाई साइंस टीचर इन अपर प्राइमरी क्लास। एक अपर प्राइमरी क्लास में एज अ साइंस टीचर यहाँ पे कौन सा डिजायरेबल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए? तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा।
पेइंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। जितना अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है उतना मिसअंडरस्टैंडिंग को भी समझना ज़रूरी है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको रूरल, अर्बन और ट्राइबल एरिया से किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए लेना है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे को एम्पथाइज करना है कि साइंटिफिक टर्म को आप सेम तरीके से कैरी आउट करो अपनी एवरीडे लाइफ के साथ, यानी कि आपको उसे सेम मीनिंग के साथ लेना है कि चलना है। तो ये तो फोर्स करने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसमें बोल रखा है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड नॉट बी रिकमेंडेड फॉर फ्रेमिंग एन ओपन बुक टेस्ट। एक ओपन बुक टेस्ट के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आप फ्रेम नहीं करेंगे। ओपन बुक टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग वगैरह आपको पता चलती है, बच्चे का इनोवेशन यहाँ पे पता चलता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आप डालोगे ये तो सही है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये सही है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये सही है। सिर्फ स्टैंडर्ड लॉन्ग डेरिवेशन करेगा, ये तो एक थ्योरी वाली बात आ जाती है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन। अगर आप एक सोशो साइंटिफिक इशू आप करा रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन के लिए इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ज़रा एक एक करके ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बोल रखा है टू इनकरेज स्टूडेंट टू इवैल्यूएट अ सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब देखिए बच्चा अगर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है, तो ये तो अच्छा पॉइंट है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला यहाँ पे बोल रखा है टू डेवलप इन स्टूडेंट द हैबिट ऑफ फ्रेमिंग एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट। एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट बच्चे की आदत अगर आप डालते हो, यानी कि आधारभूत अगर चीज़ें बच्चा चीज़ें सीखता है, तो ये तो अच्छा पॉइंट है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अगला है कि टू लीड ऑल स्टूडेंट टू क्लियर डिफाइंड करेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। अब सीधा आप कहोगे कि हम लोगों को सटीक आंसर चाहिए, तो वो रटने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में तो आप अपने मन की सारी बातें लिख सकते हो, तो इसके अंदर क्लियर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट जाएंगी। अगला है टू डेमोन्स्ट्रेट द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस। अब देखिए अगर आप सोशो साइंटिफिक इशू अगर आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट तो आप देखोगे, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि आप एक क्लियर डिफाइंड करेक्ट रेजोल्यूशन वाले आंसर आप चाहोगे, ये यहाँ पे आपका इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस क्लास 8 स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन एज अ कॉज ऑफ साउंड। अब देखिए साउंड जो है वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये तो सबको पता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेव के कैरेक्टर को नहीं बताओगे क्योंकि ये तो थियोरी हो गई। इसके अलावा हमें बोल रखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो वो तो आप बाद में पढ़ाओगे। इसमें आप रबर बैंड की स्ट्रेचिंग वाली एक्टिविटी अगर आप कराओगे तो उससे बच्चा यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे पता कर पाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंड फोर्स। अगर आप बाइंड फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहते हो तो इनमें से कौन सा आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। तो सीधा बाइंड फोर्स को डिफाइन करना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना। इसके अलावा एक यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे को कैच एंड थ्रो की एक्टिविटी में एंगेज करो। तो बाइंड फोर्स क्या होता है, बाइंड फोर्स जब आप लिक्विड में कोई भी मटेरियल डालते हो तो बाइंड फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। तो यहाँ पर मटेरियल में अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा होता है तो वो चीज़ आपकी क्या करती है, वो चीज़ आपकी फ्लोट करती है। तो यहाँ पे एक तरीके से कैच एंड थ्रो वाली तो बात ही नहीं है, इसमें आप फ्लोटिंग और सिंकिंग की एक्टिविटी करा सकते हो जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्लास 8th के स्टूडेंट है जिसको सेल चैप्टर पढ़ाते हुए आप लोग सेल चैप्टर को किससे कंपेयर कर रहे हो, ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि घर बनाने में ईंटों
की सहायता यहाँ पे ली जाती है, वैसे ही हमारे शरीर में सेल यहाँ पे काम करता है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एनालॉजी है। आप देख सकते हैं कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे करके जानी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज लीस्ट लाइकली टू बी सर्व्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर इन स्कूल। अब इनमें से लीस्ट यहाँ पे पूछा गया है। तो एक एक करके हम जरा ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है? टू ब्रिंग द स्कूल क्लोजर टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब देखिए, अगर आप साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो बच्चा कम्युनिटी और सोसाइटी से लिंक होगा, तो ये तो एक अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट को आप उनके इनोवेटिव आइडिया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दोगे, ये भी अच्छा पॉइंट है। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दोगे कि उनके आइडियाज़ एक्सचेंज हो, ये भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे बोल रखा है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब साइंस फेयर अगर आप करा रहे हो तो ये एक लार्ज स्केल में होगा, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी इससे यहाँ पे स्पेसिफिक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है, एक टीचर जो है बच्चों को एक इन्वेस्टिगेशन दे रही है जो लेंथ ऑफ यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है वो उसके टाइम पीरियड पे एक तरीके से डिपेंड करता है। ये सेम क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है। अब कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम कितना टाइम आपका लगाएगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो लेंथ एक तरीके से ऐसा फैक्टर है जिस पर पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम पीरियड, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ पेंडुलम पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है, अ टीचर वांट टू हेल्प देयर स्टूडेंट टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द शेप ऑफ ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट बर्ड एंड टाइप ऑफ फूड दे ईट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर जो है बच्चों को यहाँ पे हेल्प करना चाह रही है उनको समझने में कि जो बर्ड की अलग अलग तरीके की चोंच होती हैं और उनके जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बीच में यहाँ पे संबंध स्थापित करना चाह रही है। तो इनमें इसके लिए सबसे सूटेबल यहाँ पे जो यहाँ स्ट्रैटेजी होगी वो यहाँ पे क्या होगी? तो एक एक करके ऑप्शन जरा हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों को सिर्फ पिक्चर दिखा दो, बच्चा इतना इंटरेस्ट लेगा नहीं। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया दे दो, इंसाइक्लोपीडिया से तो बच्चा बर्डन फील करेगा। इसके अलावा विजिट अ बर्ड सेंचुरी, अगर बच्चे को बर्ड सेंचुरी लेके जाएंगे तो बच्चा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा, बच्चा वहाँ पे अवलोकन करेगा। तो ये यहाँ पे सही पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ लेक्चर देना आपका सही पॉइंट नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच विद आवर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साइंस करिकुलम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा, ये आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो एक एक करके ऑप्शन जरा हम यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन बोल रखा है, एट द हायर सेकेंडरी स्टेज साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। अब सिंपल सी बात है कि हायर सेकेंडरी स्टेज में हम साइंस को एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह देखते हैं, तो ये तो करेक्ट है, तो ये नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन में यहाँ पे क्या बोल रखा है? थर्ड ऑप्शन में, एट द सेकेंडरी स्टेज में स्टूडेंट को हमें एंगेज करना है साइंस लर्निंग में, वो भी एक कंपोजिट डिसिप्लिन के थ्रू। कंपोजिट डिसिप्लिन का मतलब होता है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट पॉइंट है, तो ये भी नहीं होगा। अगले सेकेंड ऑप्शन में देखें तो इसमें बोल रखा है कि साइंस का कंटेंट जो अपर प्राइमरी स्टेज में होना चाहिए वो आपका डाइल्यूटेड वर्जन में होना चाहिए। डाइल्यूटेड मतलब जो इजी चीज़ें हैं वो आपके पढ़ा दो, यानी कि सेपरेट करो उन चीज़ों को, तो ये आपका नेगेटिव चला जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि प्राइमरी स्टेज में साइंस और सोशल साइंस इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाते हैं, वो भी एक यहाँ पे ईवीएस के फॉर्म में, तो ये भी आपका करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट मैच वाला ढूंढना था। तो यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर भी ये बोल रखा है, स्टूडेंट पुट सम आयरन नेल इन अ बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड
राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक। तो देखिए आयरन नेल होता है आपका Fe और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है यहाँ पे CuSO4। अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला जाएगा तो यहाँ पे आयरन यहाँ पे सल्फेट जो है वो बन जाएगा और कॉपर जो है वो बेचारा अलग हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके से रिएक्शन है। तो आगे हमें यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बच्चे ने क्या लिखी, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ब्राउन कोटिंग जो है वो आयरन नेल के ऊपर आ जाएगी और आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आयरन जो है लेस रिएक्टिव है। अब देखिए कलर चेंज होना और ब्राउन कोटिंग आना, ये चीज़ें बच्चे को दिख सकती है, ये तो सबको पता है। तो ये चीज़ें अगर बच्चे को दिख सकती हैं तो ये क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन। बट आयरन नील डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर कम रिएक्टिव है, ये क्या है, ये है एक इन्फरेंस यानी कि निष्कर्ष। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए और बी क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन है, इसका यहाँ पे एक तरीके से अवलोकन है, और सी और डी जो है वो यहाँ पे बच्चे ने निष्कर्ष निकाला। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। साइंस स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करता है, संदेहवाद को बढ़ाता है, क्योंकि डाउट होगा तभी आप वेरीफाई करोगे, सिंपल सी बात है, ये सही है। साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज वर्ड की वजह से गलत है, यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। इसके अलावा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी है, ये करेक्ट है। साइंस इज सेम अक्रॉस ऑल करिकुलम, तो सेम की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा ए एंड सी, जो कि नेचर ऑफ साइंस को सही से डिस्क्राइब कर रहा है। अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रखा है कि जो बच्चे के नेटिव कंसेप्शन होते हैं, विच चिल्ड्रन हैव अबाउट वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट एंड फिनोमेना। नेटिव कंसेप्शन क्या होते हैं, तो देखिए नेटिव कंसेप्शन एक तरीके से मिसकंसेप्शन का ही काम करते हैं, जिसको आप जिसको हमें क्या करना चाहिए, जिसको हमें यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसको हम इजीली सिर्फ बोल के रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसको हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग से करेक्ट कर लेगा, जिसको हमें चैलेंज करना है और चैलेंज करके कुछ काउंटर एविडेंस बच्चे को देने हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को प्रूफ के साथ एक्सेप्ट कर सके। यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन साइंस। अगर आप कॉन्सेप्ट इन साइंस में कुछ एग्जाम्पल वगैरह प्रेजेंट करते हो नॉन एग्जाम्पल, तो वो क्या चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। आप एग्जाम्पल या नॉन एग्जाम्पल दोनों ही दें, इससे बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा अगले में बोल रखा है ये कॉन्सेप्चुअल गैप लेके आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल वगैरह दोगे तो कॉन्सेप्चुअल गैप कहाँ से आएगा, लीड टू कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन नहीं लाता। आप एग्जाम्पल दो चाहे नॉन एग्जाम्पल दो, दोनों से ही बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये एक तरीके से किस तरीके से प्रोसीजर चल रहा था उसके नॉलेज से ज़्यादा हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मतलब होना चाहिए। प्रोसीजर क्या फॉलो किया उससे ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट कितने बिल्ड हुए, हमें उस चीज़ को यहाँ पे फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोर्ट्रे अ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम को इनमें से क्या यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम क्या होती है, एक ऐसी क्लास जिसमें बच्चा जो है चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन हमें देखने हैं। तो डी सी ऑप्शन में बोल रखा है असेसमेंट फोकस ऑन करेक्ट एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्ड। असेसमेंट सिर्फ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए नहीं, चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। तो जिसमें ई है आप उसको यहाँ पे काट सकते हैं। तो देखिए 3 ऑप्शन पूरे के पूरे यहाँ पे कट गए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है ऑब्जेक्टिविटी इन रिस्पॉन्स इज गिवन इम्पॉर्टेंट। सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी दोनों को ही इम्पोर्टेंस देना है, आपको चीज़ें बैलेंस करनी है, तो डी भी नहीं होगा। इसके अलावा कनेक्शन करना आपको साइंस का अदर सब्जेक्ट के साथ उसको हाईलाइट करना, ये सही है। इसके अलावा स्टूडेंट के मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज करना, ये सही है। और जो डायलॉग होगा उसको आपको अटेंशन देना, उसके रोल को अटेंशन देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसके अलावा अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बोल रखा है एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम क्या होती है? एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हम हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करते हैं, और हम यहाँ पे आरटीई के अंदर हमें बताया गया, राइट टू एजुकेशन के अंदर, कि आप लोग यहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान यहाँ पे बनाएंगे, जिससे हर बच्चा जो है अपनी डिफ़िकल्टी को यहाँ पे अचीव कर पाएगा और उसको ओवरकम कर पाएगा। तो कभी भी यहाँ पे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे सीडीपी में हो गया, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में हो गया, ये अगर आपसे पूछा जाए इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान जो है किस चीज़ को फॉलो करता है, ये यहाँ पे जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है, जिसे आप यहाँ पे आईआईपी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को यहाँ पे फॉलो करता है, और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन आपको देना है। यहाँ पे निर्देश ऐसे देने हैं जो कि यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उनको मदद कर सके। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रखा है एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, लटकाया एक थ्रेड की मदद से, और अपनी कॉपी में कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है अब बार मैग्नेट कम टू रेस्ट इन अ पोजीशन। एक बार मैग्नेट कैसे यहाँ पे विश्राम अवस्था में आता है कि उसके एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ होता है, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ जो पहला उसने देखा वो तो, जब उसने एक थ्रेड से बार मैग्नेट को लटकाया तो उसने देखा कि एक चीज़ नॉर्थ में आया, एक चीज़ साउथ में आया। तो ये हो गई उसकी ऑब्जर्वेशन, और ये उसने यहाँ पे क्या रखा, इन्फ्रेंस रखा, ये उसने निष्कर्ष रखा। तो ये कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जन यानी कि जो अपसारी प्रश्न होता है, इनमें से कौन सा है? अपसारी प्रश्न कौन से होते हैं? एक ऐसा प्रश्न जिसका क्या हो, जिसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपके देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे बोल रखा है वाई इज वीनस कॉल अ इवनिंग स्टार। तो इसका एक फिक्स आंसर है, जिस भी बच्चे से पूछो फिक्स आंसर मिलेगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब अगला, वाई डज लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस इन फुल मून डे, यानी कि चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन क्यों पड़ता है? इसका भी एक फिक्स आंसर है कि उनके पोजीशन की वजह से। अब अगला है व्हाट वुड हैपन इफ द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून विल नॉट वर नॉट बी सेम। अब अगर रोटेशन और रेवोल्यूशन का पीरियड सेम नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर मिल सकता है। अब अगला है कि वाई मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, उसके डिस्टेंस की वजह से। तो ये भी यहाँ पे डाइवर्जन क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है कि एक टीचर ने स्टूडेंट को टास्क दिया, क्लास 7 के स्टूडेंट को, और उसके बाद पूछा कि इनमें कौन सी प्रोसेस के लिए यहाँ पे प्रमोट हो रही है। तो ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इंटरव्यू करो 10 स्टूडेंट का अपने नेबर आसपास, और उनके फूड हैबिट और उनके डाइट के बारे में, और उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, और उनके डाइट पैटर्न को आपको देखना है। तो देखिए ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने वाली बात हो जा रही है, यहाँ पे संप्रेषण करने की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेटिंग जो है, जिस ऑप्शन में क्वेश्चनिंग यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, उनसे यहाँ पे यहाँ पूरा डेटा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग नहीं चल रही। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बोल रखा है टू एनकरेज स्टूडेंट टू परस्यू स्टेम रिलेटेड करियर। अब ये स्टेम रिलेटेड करियर क्या है? ये जो स्टेम है इसमें एक एक वर्ड का मतलब क्या है। एस होता है यहाँ पे साइंस को डिनोट करता है, टी यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डिनोट करता है, ई यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, ई यहाँ पे इंजीनियरिंग को डिनोट करता है, और एम यहाँ पे मैथ्स को डिनोट करता है। कि यहाँ पे गर्ल्स को एनकरेज करना स्टेम रिलेटेड करियर लेने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैन अ साइंस टीचर यूज़। तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी एक साइंस टीचर को यूज़ करनी चाहिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पे पहला बोल रखा है यूज़ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, तो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करना ये तो अच्छा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे वुमेन साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे वुमेन साइंटिस्ट को इनवाइट करना जिससे बच्चे इनकरेज हो, ये भी अच्छा पॉइंट है। एनकरेज करना कुछ यहाँ पे स्टीरियोटाइप को एग्जामिन करने का, ये भी अच्छा पॉइंट है। जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाना है ये गलत हो जाएगा, और सेपरेट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है गर्ल्स को, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टेम रिलेटेड करियर बच्चों में करवाना चाह रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे ग्रुपिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आर डिजायरेबल फॉर असेसिंग लर्नर मीनिंगफुली इन साइंस। अब मीनिंगफुली असेस अगर बच्चे को करना है तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। सेम टास्क देना हर बच्चे को यहाँ पे एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग हो सकती है। बच्चे के रॉन्ग रिस्पॉन्स को इग्नोर करना ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। लर्नर रीजनिंग शुड हैव गिवन इम्पोर्टेंस, लर्नर की रीजनिंग को आप इम्पोर्टेंस देना। जब आप इम्पोर्टेंस दोगे तो बच्चा उसके मीनिंग को समझ पाएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द प्रिसाइज वोकैबलरी एंड डेफिनेशन। सिर्फ कहना कि भैया मुझे यही परिभाषा चाहिए, इसी वोकैबलरी में इसी टर्म्स में चाहिए, ये गलत होगा। बच्चे के रीजनिंग को आपको अच्छे से इम्पोर्टेंस देना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट सब्सक्राइब टू बी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस क्लासरूम। इनमें से कौन सा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेगा, कि यहाँ पे पूछा गया है। तो एक एक करके आप ऑप्शन देखिए और मैं इस ऑप्शन में एक टर्म यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको साइंस पेडागोजी में बताया था इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओनली। ओनली जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। और मैं इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को पढ़े बिना, क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है, मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है टीचर जो है स्पेसिफिक आउटकम जो है एंड टर्म असेसमेंट में ही देगी, मतलब फीडबैक सिर्फ और सिर्फ। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। बच्चों के वर्क को यहाँ पे एंगेज करना, टास्क बेस्ड डायलॉग देके ये सही है। बच्चों को यहाँ पे उनके आइडियाज़, उनके एक्सपीरियंस को एक प्लान टीचिंग के साथ पढ़ाना ये सही है। बच्चों के को अपॉर्चुनिटी देना कि वो कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल प्रॉब्लम का टास्क यहाँ पे सॉल्व कर सके, ये सही है। यहाँ पे ओनली वर्ड की वजह से अगर आपको टाइम सेव करना है तो ऑप्शन में आप ज़रूर देखिएगा ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है, और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है आपको वो चीज़ भी यहाँ पे फोकस करनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो देखिए साइंटिफिक नॉलेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ओनली वाला तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि एक पर्टिकुलर टर्म देके हम लोगों को ये बोल रखा है कि ये आपका रोल नहीं रखता साइंस में। अब कोई भी टर्म अगर एक पर्टिकुलर टर्म आपको दे दिया जाए और ये बोला जाए साइंस में रोल नहीं रखता, साइंस के अंदर हर टर्मिनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट होती है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। सभी साइंटिफिक आइडिया जो हैं ये आपके कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें डिपेंडेंट भी होती है, डिपेंडेंट कंट्रोल हमने पढ़ा। अब साइंस जो है एक सोशल एंटरप्राइज है, ये बिल्कुल सही है, सोशल एस्पेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। वो मुझे पहले ही दिख गया था, बट मैं सभी ऑप्शन को देखते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी होती है साइंस के अंदर, वो किस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करेगी। आप जेंडर स्टीरियोटाइप को एड्रेस करेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, ये गलत है। जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी का मतलब है इक्वालिटी को आपको प्रमोट करना है, ऐसा नहीं कि किसी एक जेंडर को ज़्यादा प्रमोट करना। अगला यहाँ पे है कि जेंडर सेंसिटिव आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे क्लासरूम में, ये सही है। जेंडर बेस आप असेसमेंट देंगे, ये तो एक तरीके से सेपरेशन वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ए एंड सी, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे रखा है और इस पे आपको कमेंट करना है। यहाँ पे बोल रखा है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट नीड टू बी यूज इन इंक्लूसिव क्लास साइंस क्लासरूम। अब देखिए अगर आप यहाँ पे इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम की बात करें, समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष की बात करें,
तो इसमें हर एबिलिटी के बच्चे होंगे और आपको उनका असेसमेंट सेम रखना भी नहीं है, उनका असेसमेंट में डिफरेंस होना चाहिए। क्यों नहीं होना यहाँ पे नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इससे कोई चैलेंज वगैरह फेस होगा ये आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंटली एबल बच्चों को ज़्यादा स्कोर करने में ईज़ी हो जाएगा, ईज़ी करने के लिए नहीं कर रहे, आप सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए कर रहे हैं। वैसे भी इंक्लूसिव कक्षा क्या कैसी कक्षा होती है? ऐसी कक्षा जिसमें हर तरीके के बच्चे को समान अवसर यहाँ पे दिया जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसमें बोल रखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस डज नॉट इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा? सेल्फ असेसमेंट इंक्लूड होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसीजर इंक्लूड होता है, फीडबैक बच्चों को दिया जाता है, रैंक यहाँ पे नहीं किया जाता। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया था, इस वजह से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है पानी का सैंपल लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री आया। पानी का वैसे तो 100 आता है, 102 आया, ये आपने ऑब्जर्वेशन रखी, सिंपल सी बात है। अब ये ऑब्जर्वेशन रखी तो इस पे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी रही हो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो। तो ये क्या है? ये आपका है इन्फरेंस। तो सिंपल सी बात है कि पहला क्या हो गया? पहला इसमें हो गया ऑब्जर्वेशन और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा यहाँ पे हो गया इन्फरेंस। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंड्यूटिव रीजनिंग इन लर्निंग वाइल टीचिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड लीव। अब देखिए इंट्यूटिव रीजनिंग आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो? तो रीजनिंग आप तब दे सकते हो जब बच्चे को कोई एक्सप्लेनेशन की बात अगर आप की जाए। तो देखिए सिंपल आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो डिफरेंस यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड लीव, तो बच्चे को बोलने को बोलें तो इससे यहाँ पे इंट्यूटिव रीजनिंग बच्चे के अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन बोल रखा आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व करके बच्चा यहाँ पे टिपिकल फीचर जो है वो उसके नहीं बता पाएगा। शो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू लिस्ट द फीचर, सिर्फ फीचर वो बता पाएगा देख के। इंट्यूटिव रीजनिंग कब बच्चे में आ पाएगी? जब आप उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करो और स्टूडेंट को क्लासिफाई करने को बोलो कि इनमें से कौन सा सिंपल लीव है और कौन सा कंपाउंड लीव है, तो अपनी रीजनिंग के हिसाब से यहाँ पे वो यहाँ एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आर बेस्ट सूटेड टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके लिए आप प्रोजेक्ट रख सकते हो, आप फील्ड ट्रिप रख सकते हो। इसके अलावा देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं जो क्लासरूम रिकॉर्ड होते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्टफोलियो आप रख सकते हो, जनरल राइटिंग जो है हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की करते हैं, तो ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ आपका ए, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी और डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रैटेजी इन साइंस। इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रैटेजी इनमें से क्या यहाँ पे दर्शाएगी? तो यहाँ पे अगर टीचर डिटेल स्टेप दे देगी तो बच्चा इंक्वायरी क्या करेगा? तो पहला तो गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है लर्नर जब पार्टिसिपेट करे ग्रुप डिस्कशन में, तो कहीं ना कहीं अगर लर्नर के पार्टिसिपेशन की अगर हम बात देखें तो देखिए लर्नर सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा तो इंक्वायरी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लर्नर इन्वेस्टिगेट करेगा किसी आइडिया में तब होगा। इसके अलावा लर्नर कंक्लूड करेगा किसी भी एविडेंस बेस्ड डेटा को तो तब ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी एंड डी जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन हेल्ड बाय चिल्ड्रन। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन जो होते हैं, जो जिस तरीके के मिसकंसेप्शन होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, ईजी नहीं होते चेंज करने में, तो यहाँ पे बी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में बी दे रखा है उसको आप यहाँ पे काट दीजिए, ए तो पक्का होगा। तो यहाँ पे ए एंड सी जो है वो करेक्ट है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वेशन, ये आपका सही है। दे रिफ्लेक्ट चाइल्ड इनेबिलिटी, ये तो भाई नेगेटिव पॉइंट हो गया, इनेबिलिटी थोड़ी है, मिसकंसेप्शन है, कम से कम कंसेप्शन तो है उनके अंदर, कोई ना कोई अवधारणा तो है, तो आप इनेबिलिटी तो नहीं बोल सकते। तो ए एंड सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन लर्नर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू, अपॉर्चुनिटी आपको किस चीज़ में देनी है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ओनली वर्ड की वजह से ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। एक्स्ट्रा क्लास दें ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडवांस सॉफ्टवेयर से पढ़ाएं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको एक्सप्लोर कराएं कॉन्सेप्ट पे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है विज्ञान में जो अवलोकन एक महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रतिक्रिया कौशल है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दे रखा है वो आपका पूछ रखा है। तो ये बोल रखा है यह नेत्र द्वारा केवल देखने का कार्य है, केवल की वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ए जिसमें दे रखा है वे यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको केवल ओनली जैसे वर्ड को यहाँ पे नकारना है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। अब अगले में बोल रखा है ये सूचना एकत्र करने में मदद करता है, तो बी तो यहाँ पे सही है क्योंकि बी दोनों में ही दे रखा है। अगर हम सी और डी को देखें तो देखिए डी तो दोनों ही ऑप्शन में है, तो आप एग्जाम में ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं। डी को आप चेक मत कीजिए, सी और ई को चेक कीजिए। सी में क्या बोल रखा है, यह क्या है, निष्पक्ष है और वस्तुनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ इस चीज़ को नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे सी नहीं होगा। तो अगर सी नहीं होगा तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाना है, जिससे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज इज ट्रू, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही दे रखी है। तो ऑप्शन को वहीं एलिमिनेट करना शुरू करिए, जिसमें ओनली है वो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली वाले ऑप्शन में नहीं जाना। अब यहाँ पे बोल रखा है साइंटिफिक नॉलेज जो होती है ऑब्जेक्टिव है और अनबायस्ड है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव भी होती है। ये कल्चर के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये भी गलत है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नए नए एविडेंस के साथ चेंजेस कर सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन अ साइंस क्लासरूम विथ स्टूडेंट हैविंग अ डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल, अगर बच्चों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल है, विविध अधिगम शैलियाँ बच्चों के अंदर है, तो टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। एक पॉजिटिव ऑप्शन को यहाँ पे हमें देखना है। उन्हें यहाँ पे यहाँ पे एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, अब ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम में हम एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो ये यहाँ पे गलत होगा। स्टैंडर्ड असेसमेंट रखेंगे, तो एक जैसा असेसमेंट से ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा यहाँ पे चीज़ें समझ पाए। डू एबिलिटी ग्रुपिंग विदिन स्टूडेंट, अब देखिए ये होमोजिनस ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि एक एबिलिटी वाले ग्रुप को एक साथ रखो, तो इससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे नहीं। बच्चे को यहाँ पे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट हमें अलग अलग तरीके से देने हैं, ताकि डाइवर्स तरीके से वो चीज़ें यहाँ पे सीख सकें। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है इन ऑर्डर टू डेवलप रैशनल थिंकिंग इन साइंस थिंकिंग अ साइंस टीचर में अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं करना ये आपसे पूछ रखा है। तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ अगर आप एक चीज़ देखो तो आपको यहाँ पर नेगेटिव वाला देखना है, और पहले ऑप्शन में आपको अवॉइड है, अवॉइड डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन अवॉइड करोगे सोशो साइंटिफिक इशू में तो बच्चा सीखेगा ही क्या। यहाँ पे आपको कॉज इफेक्ट रिलेशन देखना है, ये सही है। स्केप्टिसिज्म को एंगेज करना है, बच्चों के रिलेवेंट जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसको समझाना है, ये सही है। तो अवॉइड वाले वर्ड की वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन था वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है वाइल टीचिंग अ टॉपिक, एक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को पढ़ाते हुए अ टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बच्चों में यहाँ पे यहाँ पे विद्युत की धारा के प्रभाव हैं उसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो टीचर को वो टॉपिक अवॉइड करना है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। इसके अलावा इग्नोर कर देने उनके आइडियाज़ को, ये भी गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट आइडिया को पॉइंट आउट करना है, पॉइंट आउट करने से बच्चा शेम फील करेगा। बच्चे को कुछ आइडिया देने हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी देने हैं, ताकि उस आइडिया को बच्चा एड्रेस कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? कोग्निशन किस चीज़ का? कोग्निशन यानी कि संज्ञान, वो भी खुद का, यानी कि एक तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं। यानी कि अपनी ही स्ट्रैटेजी का जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं, या आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा। मेटाकॉग्निशन मतलब, मेटा मतलब जब हम खुद के कोग्निशन, खुद की स्ट्रैटेजी, और ये टीचर को भी करना चाहिए कि अपनी स्ट्रैटेजी को खुद देखें कि वो बच्चों के लिए कितना अप्रोप्रिएट है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। एक जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी कैसे होनी चाहिए? ज़्यादा गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दे, यहाँ पे यहाँ जेंडर बेस्ड हो, ग्रुपिंग बनाए, यहाँ पे रेमेडियल क्लासेस दे, बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट, ऐसा नहीं। यहाँ पे जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज टीचर को यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे बोल रखा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस को देखें, शुड बी प्रेजेंट इन टेक्स्ट बुक। तो अब टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट होनी चाहिए, ये आपका सही है। अब इससे बच्चों को एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमारे सोशल इंटरप्राइज के बारे में, मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में, कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो हम कहेंगे ये दोनों ही अपनी अपनी जगह करेक्ट है और करेक्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो बोल रखा है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम में अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट की कैसे होगी? किसी चीज़ को रिकॉल करके नहीं होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम की बात करें, तो उसमें यहाँ पे बच्चा जो है, लर्नर जो है, कोई सी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करे, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करके, किसी चीज़ को टीचर से रिसीव करके नहीं होगा, किसी चीज़ को खुद वो कंस्ट्रक्ट करेगा, तब वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो आपकी वैल्यू न्यूट्रल है, मतलब वैल्यू से बच्चे को मिल रही है, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद बोल रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह तो सही है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे S1 एंड S2 दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मॉडल। मॉडल के बारे में इनमें से कौन सा जो पॉइंट है यहाँ पे गलत दे रखा है? तो यहाँ पे बोल रखा है इट कैन बी मेंटल और फिजिकल। ये एक तरीके से मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, ये यहाँ पे करेक्ट है। ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन देता है किसी भी फिनोमिना का, ये भी करेक्ट है। ये एक्सप्लेन करता है किसी भी ऑब्जर्वेशन को, इन्फ्रेंस को, आइडिया को, ये सही है। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। अब मॉडल के थ्रू तो आप किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि मार्क टू एरिया ऑफ वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी ऑन द मैप गिवन टू यू। आपको एक मैप दिया गया जिसमें वोल्केनिक और जो अर्थक्वेक एक्टिविटी है उसको मार्क करना है। राइट योर रीज़न फॉर सिलेक्टिंग द एरिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना भी है कि आपने क्यों सिलेक्ट किया। अपने कुछ रैशनल देने हैं अर्थक्वेक के आइडियाज़ के बारे में। इस तरीके की एक्टिविटी टीचर जो दे रही है वो किस चीज़ को हेल्प करेगी? तो देखिए यहाँ पे बच्चा नॉलेज को अप्लाई करेगा, अर्थक्वेक किस तरीके से हो रहा है इस चीज़ को फाइंड आउट करने में, या फिर प्रिडिक्टिंग द एरिया वेयर अर्थक्वेक मे हैपन, एक तरीके से अनुमान लगाएगा, या बिल्ड करेगा यहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी को, या कॉन्सेप्चुअल टर्म समझेगा जैसे कि मैग्मा हो गया, लावा हो गया, वोल्केनिक प्लेट हो गया, या मेंटल हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक मैप दिया गया, तो मैप के अंदर बच्चा सारी चीज़ें मार्क करेगा। तो मार्क करेगा वो भी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स को, जैसे कि हम सोशल साइंस में भी करते हैं कि अलग अलग जगह को मार्क करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल टर्म्स को। तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो ये बोल रखा है पहले स्टेटमेंट में इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, और आगे बोल रखा है इट इज़ पासिंग अ जजमेंट ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग। अब ये किस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से यहाँ इंडिकेट करता है? यहाँ जब असेसमेंट आप करते हो तो असेसमेंट, देखिए असेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि ये टर्म है असेसमेंट और इवैल्यूएशन। असेसमेंट के दौरान आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। तो ए तो आपका क्या होगा, असेसमेंट होगा। और जब आप इवैल्यूएशन करते हो, जब आप यहाँ पर मूल्यांकन करते हो, तो यहाँ पे आप जजमेंट प्रोवाइड करते हो। तो बी जो है जिसमें क्वालिटी ऑफ लर्निंग और जजमेंट आप दे रहे हो वो आपकी इवैल्यूएशन को दर्शाएगा।
इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो जेंडर इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन साइंस क्लासरूम। जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बताई गई है। आगे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। जेंडर स्टीरियोटाइप इन स्कूल कैन लिमिट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। अब जेंडर जो स्टीरियोटाइप है वो एक तरीके से लिमिट करता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। और इसके अलावा अगर हम देखें सिंगल सेक्स स्कूल आर सॉल्यूशन ऑफ जेंडर इक्विटी, तो ये तो गलत है, यानी कि जो कोएड स्कूल नहीं होते वो एक तरीके से सही सॉल्यूशन है, तो ये बी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बुक अंडर रिप्रेजेंट फीमेल बोथ इन टेक्स्ट एंड इमेज। अब यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बुक्स के अंदर फीमेल को हमें टेक्स्ट और इमेजेस दोनों में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे कि मेल को करते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा बॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल विद इंस्ट्रूमेंट एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ये गलत है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ए एंड सी करेक्ट है, तो इस हिसाब से फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है गुड इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव हैव परफॉर्मेंस कंडीशन एंड क्राइटेरिया इंपॉर्टेंस। एक अच्छे इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनमें परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, कंडीशन भी अच्छा होता है, क्राइटेरिया भी अच्छा होता है। तो अब हमें यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम स्टूडेंट को यहाँ पे 10 आइटम देते हैं, कुछ मैग्नेटिक और कुछ नॉन मैग्नेटिक, स्टूडेंट उन आइटम को शॉर्ट करता है दो अलग अलग क्राइटेरिया में विथ 80% एक्यूरेसी, तो आपको यहाँ पे इन्हें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस जो कैसे दिखाएगा बच्चा उन मटेरियल को दूर करके एक दूसरे से। इसके अलावा कंडीशन बच्चे को क्या दे दी गई, कंडीशन ये दे दी गई कि बच्चे को यहाँ पर कितने आइटम दे दिए गए, 10 आइटम दे दिए गए। क्राइटेरिया क्या रखा गया, 80% एक्यूरेसी का रखा गया। और ये चीज़ें आपकी कहाँ मैच कर रही है, ये चीज़ें आपकी सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, रूब्रिक एक आपका असेसमेंट टूल है जो कि एनालिसिस करता है स्टूडेंट के वर्क को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स, तो इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है पूछा गया है। ये लर्नर की परफॉर्मेंस को जज करता है, ये तो बिल्कुल सही है। ये एक तरीके से क्लियर होता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया में, ये भी सही है। ये आपको इट प्रोवाइड मोर फीडबैक अबाउट लर्नर टू टीचर, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फीडबैक देता है। यहाँ पे बोल रखा है इट यूज़ फ्रिजी आइटम टू मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो फ्रिजी आइटम इसके अंदर यूज़ नहीं होते, स्पेसिफिक आइटम यूज़ होते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट अबाउट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के बारे में इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कैन कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ देयर पेयर वर्क। अब देखिए सेल्फ मतलब खुद का, तो पेयर वर्क तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ए यहाँ पे होगा नहीं, तो ए वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे काटिए। तो ए के ऑप्शन है कि इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चे को कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे क्राइटेरिया मिलेंगे, सेल्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट तरीके से बच्चा सीख पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब आज के सेशन का लास्ट और 100th क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। आई होप ये सेशन आप लोगों को एक तरीके से साइंस पेडागोजी को रिवाइज करने में, इसको समझने में आपको हेल्प करेगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।